आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 6 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। भूगोल चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं, और यहाँ से प्रतिवर्ष एक न एक प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग परिचर्चा प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, द्वितीयक क्रिया अथवा गौण क्रिया से आप क्या समझते हैं? मतलब द्वितीयक क्रिया को हम गौण क्रिया भी कहते हैं और यहाँ क्रिया का मतलब व्यवसाय से लिया गया है। द्वितीयक क्रिया अथवा गौण क्रिया से आप क्या समझते हैं? दो तरीका से प्रश्न पूछेगा, द्वितीयक क्रिया क्या है, द्वितीय का व्यवसाय क्या है, या गौण व्यवसाय क्या है, या गौण क्रिया क्या है। आपका उत्तर होगा द्वितीयक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं। द्वितीयक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें प्राथमिक उत्पादों के, हमने पिछला क्लास में कहा था, प्राथमिक उत्पाद का मतलब होता है कि जंगल से जो सीधे प्राप्त किया, पेड़ जैसे फल, लकड़ी असीधे प्रयोग कर लिया, तो कहता है प्राथमिक उत्पादों को रंग रूप आकार प्रकार बदल दिया जाता है, और रंग रूप आकार प्रकार बदलने से उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो इसी क्रिया को हम गौण क्रिया या द्वितीय क्रिया कहते हैं। मतलब प्राथमिक उत्पादों के रंग रूप आकार प्रकार बदलने की जो क्रिया है, उसके मूल्य के बढ़ाने की जो क्रिया है, उसी क्रिया को हम द्वितीय क्रिया कहते हैं। जैसे जंगल से लकड़ी लाते हैं, लकड़ी का हम तख्ती चीर देते हैं, उसका चौकी बना देते हैं, डेस्क बेंच बना देते हैं, पलंग बनाते हैं, दीवान पलंग बनाते हैं, सोफा सेट बनाते हैं। तो जैसे जैसे उस लकड़ी को तख्ती बनाए, उसके तख्ती के आकार प्रकार हम चेंज करते जाते हैं, बदलते जाते हैं, उसका मूल्य और बढ़ता जाता है। दूसरा प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा प्राथमिक उत्पादों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए, प्राथमिक उत्पाद को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसे विभिन्न अवस्थाओं से, विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे हमने कहा कि जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं, तो लकड़ी को तख्ता में चीरने के लिए चिरान मशीन में ले जाना पड़ता है, एक अवस्था यहां हो गया। उस तख्ती को हम डेस्क बेंच बनाने में, चौकी बनाने में, दीवान पलंग बनाने में, पलंग बनाने में, सोफा सेट बनाने में प्रयोग करते हैं। तो जो हम बनाएंगे, जिस प्रकार की हम उस पर आकृतियां, जिस आकृति में ढालने का प्रयास करेंगे, तो हर बार अलग अलग अवस्था से उसे गुजरना पड़ता है। तो वही कहा कि प्राथमिक उत्पादों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उससे विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। वह समस्त प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राथमिक उत्पादों को अधिक उपयोगी स्वरूप में परिवर्तित किया जाता है, निर्माण उद्योग कहलाता है। और आपको पहले ही बता दिया हूं, निर्माण उद्योग के द्वारा कच्चे माल के मूल्य में बढ़ाया जाता है, प्रकृति से जो वस्तु प्राप्त होती है उसके कीमत को बढ़ाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग की विशेषता को लिखें। विनिर्माण उद्योग की या उद्योग की विशेषता को लिखे। आपका उत्तर होगा विनिर्माण उद्योग की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। विनिर्माण उद्योग की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, यंत्रीकरण, मतलब इससे मशीन का प्रयोग होता है। दूसरा, कौशल का विशिष्टीकरण, मतलब इसमें जो आपकी योग्यता होती है, आपका जो कौशल होता है, उसका विशिष्टीकरण किया जाता है कि जो व्यक्ति जिस काम में एक्सपर्ट होता है उसको उसी काम में लगाया जाता है। प्रौद्योगिकी नवाचार, इसका मतलब हो गया कि नया नया टेक्नोलॉजी का उत्पादन के नई नई तकनीक का उपयोग किया जाता है। संगठनात्मक ढांचा का स्तरीकरण, संगठन के ढांचा का स्तरीकरण कर दिया जाता है, हर का डिपार्टमेंट बांट दिया जाता है, किसका कौन सा काम होगा। और अनियमित भौगोलिक वितरण। अगला प्रश्न है, उद्योगों के स्थानीयकरण से आप क्या समझते हैं? कई बार पूछा गया प्रश्न है, उद्योगों के स्थानीयकरण से आप क्या समझते हैं, या उद्योगों के स्थानीयकरण क्या? बड़ी आसानी इसका उत्तर होगा, उद्योग धंधा को किसी खास क्षेत्र में लगाना,
उद्योग धंधा को किसी खास क्षेत्र में लगाना, अर्थात किसी भी उद्योग को इस प्रकार किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में केंद्रित होने की प्रवृत्ति को उद्योग का स्थानीयकरण कहते हैं। मतलब जो कल कारखाना है, जो उद्योग धंधा है, उसको किसी खास क्षेत्र में, मतलब जहाँ कारखाना उस कारखाना के बगल में ही, जो भी लगाए वहाँ कारखाना के बगल में ही, जैसे कपड़ा के दुकान के बगल में कपड़ा का दुकान होता है, किराना के दुकान के बगल में किराना का दुकान होता है, सब्जी वाले के दुकान में दूसरा सब्जी वाले का दुकान होता है, तो वैसे ही कारखाना के बगल में ही अनेक सारे कारखाना लगे होते हैं। तो किस उद्योग धंधा का मतलब कल कारखानों को किसी खास क्षेत्र में स्थापित कर दिया जाना उद्योगों का स्थानीयकरण कहलाता है। फिर प्रश्न है, उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? मतलब कल कारखाना को किसी खास क्षेत्र में ही क्यों लगाते हैं? आपको जहां इच्छा वहां क्यों नहीं लगा सकते? जहां बहुत सारे कारखाना है उससे दूर क्यों नहीं लगाते? इसका उत्तर आसान होगा कि उद्योग धंधा के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। पहला, बाजार तक सुगमता पूर्वक पहुंच, मतलब कारखाना वहीं लगेगा जहां आसानी से बाजार तक जाया जा सके। कच्चे माल तक आसानी से पहुंच कारखाना वहां लगेगा जहां बड़ी आसानी से कच्चा माल, क्योंकि बिना कच्चा माल के उद्योग नहीं चलेगा, कच्चा माल उपलब्ध हो जाए। श्रमिकों की बड़ी आसानी से उपलब्धता, लेबर, बिना लेबर के मशीन का संचालन नहीं होगा, मशीन नहीं चल पाएगा, तो श्रमिकों का बड़ी आसानी से उपलब्धता। शक्ति के संसाधन मतलब बिजली, चाहे वह पानी से बनने वाला बिजली हो, कोयला से बनने वाला बिजली हो, बड़ी आसानी से बिजली उपलब्ध हो जाए। परिवहन और संचार सुविधा का विचार, मतलब अच्छी सड़क हो, सड़क चुस्त दुरुस्त हो ताकि गाड़ी को आने जाने में किसी प्रकार की रुकावट न हो। सरकार की सुलभ नीति, सरकार प्रोटेक्शन प्रदान करे, इसके अलावा कुछ सरकार का जो टैक्स की नीति है एकदम सुलभ हो। सस्ते ब्याज की दर पर पूंजी की उपलब्धता, कारखाना लगाने के लिए कुछ ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है, तो बैंक भी बड़ी आसानी से जिस क्षेत्र में ब्याज उपलब्ध करा दे, मुहैया करा दे। उसके बाद अनुकूल जलवायु, मतलब उद्योग धंधा को स्थापित करने के लिए जलवायु अच्छी होती है, जैसे हम मानव के लिए होती है, मानव के जीने के लिए भी एक अच्छी जलवायु चाहिए, वैसे ही उद्योग धंधा को संचालित करने के लिए जलवायु होती है। सभी प्रकार के उद्योग सभी क्षेत्र में नहीं लगाए जा सकते हैं, तो अनुकूल जलवायु और जल की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता उद्योग धंधा को के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक है। फिर अगला प्रश्न है, स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? स्व माने अपने, छंद माने चलने वाला, विचरण करने वाला। स्वच्छंद मतलब जो अपने मन से विचरण करता हो, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आकर कुछ किसी स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष से प्रभावित ना हो। सामान्य बोलचाल की भाषा में बताया हूं आपको। स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? इसको एक अन्य नाम है फुटलुंज उद्योग किसे कहते हैं? स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं या फुटलुंज उद्योग किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा, आप सभी जानते ही हैं कि सामान्यतः देखा गया है कि उद्योग धंधा को या कल कारखाना को वहीं लगाया जाता है जहां बड़ी आसानी से कच्चा माल उपलब्ध हो, शक्ति के साधन उपलब्ध हो, आवागमन की सुविधा हो। सामान्यतः इससे पहले मैं बोला हूं कि कल कारखाना को वहीं लगाया जाता है जहां कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, परिवहन के साधन हो, संचार के साधन हो, शक्ति की उपलब्धता हो। लेकिन कुछ ऐसे भी उद्योग हैं, संसार में कुछ ऐसे भी कल कारखाने हैं जिन्हें स्थापित करने के लिए या लगाने के लिए ये नहीं सोचा जाता हमको कच्चा माल कहाँ से मिलेगा। जहाँ कच्चा माल नहीं है वहाँ भी लगा दिया जाता है। मतलब कुछ ऐसे भी उद्योग है जिसको स्थापित करने के लिए कच्चे माल की सुलभता नहीं देखा जाता है। कहीं भी जहाँ भी उद्योगपति का या पूंजीपति का मन हो, जहाँ भी लगा दिया जाता है, तो ऐसे उद्योग को हम स्वच्छंद या फुटलुंज उद्योग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस उद्योग का कलपुर्जा या अन्य संघटक बड़ी आसानी से अगल बगल में मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर पूरे को लिख देंगे तो दीर्घोत्तरीय हो जाएगा, लेकिन अलग अलग करके 4-5 तरीका से प्रश्न पूछ देता है, जो अलग अलग मैं टॉपिक बना दिया हूँ ABCD करके। उद्योगों का किन किन आधार पर वर्गीकरण किया गया? उद्योगों का किन किन आधार पर वर्गीकरण किया गया?
आपको बता दें, उद्योगों को 4 आधार पर बांटा गया है। विश्व में जितने भी कल कारखाने हैं उनको 4 वर्गों में 4 आधार पर बांटा गया है। नंबर ए में आकार के आधार पर, आकार मतलब साइज, बहुत छोटा होगा, थोड़ा मिडिल स्तर का, बहुत बड़ा होगा। तो आकार के आधार पर उद्योग को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला कुटीर उद्योग, जिसे गृह उद्योग भी कहते हैं। दूसरा लघु पैमाने का उद्योग या छोटे पैमाने का उद्योग। तीसरा बृहद पैमाने का उद्योग। तो पहला वर्गीकरण है आकार के आधार पर, और आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला कुटीर उद्योग, मतलब परिवार के सदस्य की सहायता से जिस उद्योग को चलाया जाता है उस उद्योग को हम कुटीर उद्योग या गृह उद्योग कहते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, रस्सी बांटना। दूसरा है लघु उद्योग। इस उद्योग में स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता है। अर्धकुशल श्रमिक की सहायता से शक्ति से चलने वाले मशीन का प्रयोग होता है। इसमें घर के अलावे बाहर के श्रमिकों को भी काम पर लगाया जाता है। तो इसे हम लघु पैमाने का उद्योग कहेंगे। तीसरा है बृहद पैमाने का, मतलब बड़े उद्योग। हजारों श्रमिकों की सहायता से, शक्ति के सहायता से, बड़े बड़े मशीनों की सहायता से जिस उद्योग में वस्तुओं का निर्माण होता है उसको हम बड़े पैमाने का उद्योग कहेंगे। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, जहां हजारों श्रमिक काम करते हैं, हजारों करोड़ रुपया जिसको स्थापित करने में खर्च होता है। दूसरा वर्गीकरण है कच्चे माल के आधार पर। पहले ही बताया हूं, बिना कच्चा माल के कारखाना नहीं लगेगा। तो कच्चे माल के आधार पर भी उद्योग का वर्गीकरण किया गया है 5 वर्गों में। इस प्रश्न को हर साल पूछा जाता है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला कृषि आधारित उद्योग, मतलब वह उद्योग जिसको कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, खेती बाड़ी से प्राप्त होता है। जैसे चीनी उद्योग, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, चाय, कॉफी, रबर। खनिज आधारित उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जो अपने कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर होता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, तांबा उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सब खनिज के रूप में कच्चा माल मिलते हैं। तीसरा रसायन आधारित उद्योग। इस प्रकार के उद्योग अपने कच्चे माल के लिए प्रकृति रूप में पाए जाने वाले रसायनों का उपयोग करते हैं। रसायन आधारित उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जो उद्योग अपने कच्चे माल के लिए प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रसायनों का प्रयोग करते हैं। जैसे नमक उद्योग, गंधक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कृत्रिम रेशा उद्योग। उसके बाद वन माने जंगल आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग अपने कच्चे माल के लिए वन पर, मतलब जंगल पर निर्भर होते हैं। जंगल से इनको कच्चा माल मिल जाता है। जैसे कागज उद्योग, फर्नीचर उद्योग, लाख उद्योग। और 5वां है पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग, इन उद्योगों को कच्चा माल पशु से मिल जाता है। जैसे दूध उद्योग हो, मांस उद्योग हो, ऊनी वस्त्र उद्योग हो, चमड़ा उद्योग हो, मतलब इन उद्योगों को कच्चा माल पशु से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न वर्गीकरण है उत्पादन की प्रकृति के आधार पर। यह तीसरा वर्गीकरण है, उत्पादन की प्रकृति के आधार पर। तो उत्पादन की प्रकृति के आधार पर उद्योग को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है आधारभूत उद्योग, दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। तो आधारभूत उद्योग की बात करें तो आधारभूत उद्योग उस उद्योग को कहते हैं, आधारभूत कारखाना उस कारखाना को कहते हैं जो अन्य सभी कारखाना को आधार प्रदान करते हैं। अगर आधारभूत उद्योग नहीं होगा तो संसार का कोई उद्योग नहीं लगेगा। मतलब ऐसे उद्योग के उत्पाद का उपयोग अन्य उद्योग अपने कच्चे माल के रूप में करते हैं, तो उस उद्योग को हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। और लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग के उदाहरण है। दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। उपभोग करने वाला मतलब प्रयोग करने वाला। उपभोक्ता उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जिस उद्योग में जो भी सामान बनता है वो हमारे, आपके, हम सबके उपयोग के लिए बनता है। तो ऐसे उद्योग को हम उपभोक्ता उद्योग कहेंगे। जैसे बिस्कुट उद्योग, ब्रेड उद्योग, कपड़ा उद्योग, चाय उद्योग, श्रृंगार सामग्री इत्यादि। और चौथा वर्गीकरण है स्वामित्व के आधार पर। स्वामी का मतलब होता है मालिक। और स्वामित्व के आधार पर उद्योग के 3 वर्ग हैं। पहला सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, मतलब वह उद्योग जिसका मालिक सरकार हो,
जिस उद्योग का मालिक सरकार हो या जिस उद्योग का संचालन सरकार के द्वारा किया जाता हो सार्वजनिक उद्योग या सरकारी उद्योग कहलाता है। दूसरा निजी उद्योग, वह उद्योग जिसका मालिक कोई एक व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति विशेष जिस उद्योग को चलाता हो उसको हम निजी या व्यक्तिगत उद्योग कहेंगे। और तीसरा संयुक्त उद्योग, इस उद्योग का संचालन निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मिलजुल कर करती है। मतलब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मिलजुल कर जिस कारखाना को चलाती है उसको हम संयुक्त उद्योग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या है? प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या है? आपका उत्तर होगा उच्च प्रौद्योगिकी क्षमता वाले। उच्च प्रौद्योगिकी क्षमता वाले उद्योग जिसे किसी विशिष्ट क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। मतलब बहुत ऐसे उद्योग है जिसको सब जगह नहीं लगाया जाता है। जैसे हवाई जहाज बनाने वाला उद्योग हो, जलयान बनाने वाला उद्योग हो, ऑटोमोबाइल्स उद्योग हो, किसी खास क्षेत्र में लगता है। वही कहता है उच्च प्रौद्योगिकी क्षमता वाले उद्योग जिसे किसी विशिष्ट क्षेत्र में स्थापित किया जाता है, आत्मनिर्भर एवं विशिष्ट क्षमता के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहते हैं। जैसे अमेरिका का सिलिकॉन घाटी, भारत में जाएंगे तो बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं क्यों? लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? बड़ी आसान उत्तर है, कई बार इसको पूछा भी गया है कि लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग अथवा उद्योगों की जननी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है, वेश प्रदान करता है। लोहा इस्पात उद्योग के अभाव में संसार का कोई उद्योग स्थापित नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी कल कारखाना का छोटा से छोटा पार्ट पुर्जा और बड़ा से बड़ा पार्ट पुर्जा लोहा का ही बना होता है। बिना लोहा के किसी उद्योग को स्थापित करना संभव नहीं है, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को हम आधारभूत उद्योग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी उद्योग को मौसमी उद्योग कहते हैं क्यों? आप लोग उम्मीद है जानते ही होंगे, क्योंकि सभी क्षेत्र में चीनी उद्योग का कारखाना, चीनी मिल है। तो चीनी उद्योग को हम मौसमी उद्योग क्यों कहते हैं? आपका उत्तर होगा चीनी उद्योग, चीनी जो गन्ना से बनता है, ईख से बनता है, चीनी उद्योग को मौसमी उद्योग कहते हैं क्योंकि चीनी का कच्चा माल गन्ना है। चीनी का कच्चा माल क्या है? गन्ना, मतलब ईख। और आप जानते हैं क्या ईख सालों भर मिलता है? प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है। वर्ष के मात्र 2-3 महीना, खास कुछ महीना में मिलता है। नवंबर से गन्ना की कटाई शुरू होती है, दिसंबर जनवरी तक समाप्त हो जाता है। 3 महीना चलता है, बाकी वर्ष में वह मिल, गन्ना चीनी बनाने वाले मिल बंद पड़ा रहता है। तो चीनी उद्योग को मौसमी उद्योग इसलिए कहते हैं क्योंकि चीनी उद्योग का कच्चा माल है गन्ना, और गन्ना सालों भर नहीं मिलता है, वर्ष के कुछ खास महीना में मिलता है। तो जितना दिन गन्ना मिलता है मिल चलता है, बाकी दिन क्या रहता है? बंद रहता है। इसलिए चीनी उद्योग को हम मौसमी उद्योग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, लोहा इस्पात उद्योग को स्थानीयकरण के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? मतलब लोहा इस्पात का कारखाना किसी खास क्षेत्र में ही लगता है, सब जगह नहीं लगता है, क्यों? आपका उत्तर होगा लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कोकिंग कोयले का उत्पादक क्षेत्र के समीप होना। मतलब लोहा उद्योग वहीं लगेगा जहां कोयला आसपास में हो, नहीं तो नहीं लग पाएगा। दूसरा, लौह अयस्क, मतलब लोहा का जो कच्चा माल हो कारखाना के बस 2-3-4 किलोमीटर अगल बगल में हो, 50 किलोमीटर के अंदर में हो तब लगेगा, नहीं तो महंगा हो जाएगा वो। बाजार का उद्योग के समीप होना, मतलब बाजार अगल बगल में ही हो, 50-100 किलोमीटर के अंदर में हो, अधिक दूर ना हो। ऊर्जा के संसाधन, चाहे ऊर्जा पानी से बनने वाला हो या कोयला से बनने वाला हो या परमाणु से बनने वाला हो, आसपास में होनी चाहिए। बहुत दूर होगा तो वोल्टेज नहीं मिल पाएगा उसे। अच्छी और मजबूत सड़क, रेलवे लाइन की निकटता लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाला कारक है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। इस प्रश्न को भी प्रतिवर्ष पूछा ही जाता है। प्रश्न है, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में क्या अंतर है?
लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर होगा लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर है कुटीर उद्योग परिवार के सदस्य की सहायता से चलते हैं, जबकि लघु उद्योग में बाहरी श्रमिक का प्रयोग होता है। दूसरा अंतर है कुटीर उद्योग में सामान मनुष्य अपने हाथ से बनाता है, जबकि लघु उद्योग में सामान मशीन के सहायता से बनता है। तीसरा अंतर है कुटीर उद्योग में जो सामान बनता है वो आस पास के लोगों उसको खरीद लेता है क्योंकि कम बनता है, और लघु उद्योग में जो सामान बनता है वो बाहर के बाजार में भी जाता है। चौथा अंतर लघु कुटीर उद्योग का जो कच्चा माल होता है वो आसपास में मिल जाता है क्योंकि वह परंपरागत होता है, लेकिन लघु उद्योग का कच्चा माल बाहर से भी आयात किया जाता है। कुटीर उद्योग में तैयार माल के लिए बाजार स्थानीय होते हैं, मतलब कुटीर उद्योग में जो सामान बनता है अगल बगल के बाजार में बिक जाता है, जबकि लघु उद्योग में जो सामान बनते हैं, जो निर्मित माल होते हैं, वो अपने देश तो क्या विदेशों में भी जाके क्या होते हैं, बिकते हैं। तो ये रहा भूगोल चैप्टर नंबर 6 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो निश्चित तौर पे हमको लगा है कि यह महत्वपूर्ण होगा। आप लोग गौर से एक बार सुन लेंगे और उसके जब सुविधा मिले उसको लिख लेंगे। पुनः कल के क्लास में हम लोग नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।